नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर असरदार का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने मांग की है कि सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जाए मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह मांग की है। कांग्रेस नेतृत्व को यह खत भी लिखा है और मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की अपील की गई है इस खत के जरिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आलाकमान को खत लिखकर अपील की है कि मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जाए। एमपी कांग्रेस कमेटी की यह मांग, कांग्रेस नेतृत्व को खत लिखा है। सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की मांग को लेकर यह चिट्ठी लिखी गई है। राज्यसभा मध्य प्रदेश से भेजे जाने की तैयारी है, आप लोगों ने भी मांग की है। हाँ बिल्कुल, अनुरोध किया है हमने अध्यक्ष जी ने कि माननीय पूर्व अध्यक्ष हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की मध्य प्रदेश से जाए। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों की कुल 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भी चुनाव होना है। इसी बीच राज्यसभा उम्मीदवार के बाहरी बनाम स्थानीय को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। विधानसभा चुनाव के बाद की स्थिति के हिसाब से उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार घोषित करते ही राज्यसभा सदस्य के चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई। राजनीति इससे पहले हुए राज्यसभा चुनाव में बाहरी बना स्थानीय उम्मीदवार को लेकर। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे रायगढ़ के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। निश्चित तौर से राज्यसभा सांसद के रूप में उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनके दिशा निर्देश पर हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे लोगों की स्थिति बेहतर होगी। हम कांग्रेसियों की तरह नहीं, जो राज्यसभा सांसद के लिए हम दूसरे राज्य के लोगों को ला करके यहां से सांसद बना करके भेजे। एक तरफ बीजेपी कह रही है हमने स्थानीय उम्मीदवार उतारे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं बीजेपी में दावेदार बहुत हैं, बीजेपी में बगावत होगी तो हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब वो पार्टी तय करती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई हम लोग कोई खड़ा करेंगे, ऐसी कुछ चर्चा तो नहीं है। भाजपा में यदि बगावत की स्थिति होगी तब की बात अलग है, वहाँ कोई और प्रत्याशी खड़ा होना चाहे तो। भूपेश बघेल राज्यसभा चुनाव में भी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जो कि मौजूदा स्थिति में मुमकिन नहीं है, लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी के सवाल पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। भूपेश बघेल की खामोशी की वजह भी वाजिब है। कांग्रेस के पिछले 3 राज्यसभा उम्मीदवारों को देखें तो वो सब के सब छत्तीसगढ़ के बाहर के रहे हैं, चाहे वो राजीव शुक्ला हो, रंजीत रंजन हो या केटीएस तुलसी। इन तीनों बाहरी को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से उच्च सदन भेजा। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ देखें तो विश्व विख्यात संगीत सम्राट रायगढ़ नरेश स्वर्गीय चक्रधर सिंह के प्रपौत्र देवेंद्र प्रताप सिंह इस बार उम्मीदवार हैं। इससे पहले पार्टी ने स्थानीय नेता सरोज पांडे को राज्यसभा भेजा था। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, अन्य कोई ऐसा बेवफा होता नहीं। वो वाली स्थिति कांग्रेस की हुई थी और कांग्रेस जो है स्थानीय जो नेतृत्व था वो मजबूर हो गया था और हाईकमान से प्रत्याशी तय हुए, इसकी बड़ी आलोचना हुई। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार देवेंद्र प्रताप सिंह का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन स्थानीय बनाम बाहरी के मोर्चे पर कांग्रेस को मजबूरन मौन धारण करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से ममता लांजेवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के स्थानीय प्रत्याशी को मौका देने पर राधिका खेड़ा ने कहा कि बीजेपी दूसरे पार्टी से चोरी करके नेताओं को मौका देती है।
और भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, आप बोल रहे हैं कि स्थानीय नेता को नहीं थे, वो तो चोरी के नेताओं को लाके दूसरी पार्टियों से राज्यसभा भेज देती है। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है आरपीएन सिंह का, जो राज्यसभा में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उनके पास खुद के नेताओं की कमी हो गई है, वो क्या भारी या। और मैं मानती हूँ जब मोदी जी जाके गुजरात से वाराणसी में चुनाव लड़ सकते हैं तो कोई भारी नहीं कहलाता। पूरे देश में आम चुनाव को लेकर सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ बढ़ती जा रही है देश के दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस की मुश्किल। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एक एक कर पार्टी के पुराने और कद्दावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस को लगा जोरदार झटका जब अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। देश के सबसे बड़े सियासी संग्राम से ठीक पहले मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अशोक चव्हाण ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले उन्होंने विधानसभा पहुंचकर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस को अलविदा कह दिया। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिल के सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। अशोक चव्हाण के बीजेपी में शामिल होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ केंद्र और महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी बाहें फैलाए अशोक चव्हाण का स्वागत करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी बहुत कलह है और ये कलह इतना ज्यादा है कि देवड़ा जी चले गए, बाबा सिद्दीकी चले गए, अशोक चव्हाण जी ने आज रेसिग्नेशन दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि मोदी जी ने जो गारंटी ली है, विकसित भारत का संकल्प किया है, वो संकल्प को साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहता है, उसके लिए हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस छोड़ एनसीपी का दामन थाम लिया। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाकर सारे भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बना लिया है, इसीलिए कांग्रेस का किला दरक रहा है। पुरानी कहावत है हिंदी में कि मुंगेरी लाल जी की हसीन सपने, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है अपने सपने देखने के लिए। जो घमंडिया गठबंधन जिनका एक ही मकसद भ्रष्टाचार करना, अहंकार के आधार पर जनता के समक्ष पेश होना और वही सोच और विचारधारा रखना, जनता ने उनको 1-2 बार सबक सिखाई है और बार बार जनता उनको सबक सिखाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी और उसके बाद अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़ना महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में इंडी गठबंधन बनाकर अब की बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही पार्टी की राह की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार की सियासत के वही सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लाए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। ऐसे में पक्ष में 129 वोट पड़े, जो बीजेपी, जेडीयू और हम के आंकड़ों से 1 वोट ज्यादा था। सदन में वार पलटवार तेज हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तू मैं हुई। खासकर तेजस्वी यादव के नहले पर नीतीश कुमार ने चला दहला। मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट लीजिए, लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 129 वोट पड़े, जबकि विपक्ष ने वोटिंग के दौरान बिहार विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। ऐसे में विपक्ष में 0 ही वोट पड़े। विश्वास मत पर वोटिंग के नतीजे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वोटिंग से पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। आरजेडी ने दावा किया था कि खेला होगा, लेकिन उन्हीं के पार्टी के 3 विधायकों के टूटने से खेल ही पलट गया। हालांकि सदन में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। विपक्ष की ओर से मोर्चा तेजस्वी यादव ने संभाला तो जोरदार पलटवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा,
लेकिन इस 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। सदन में विश्वास मत जीतने के बाद अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, एनडीए की सरकार चलती रहेगी। वैसे सदन में बोलते हुए नीतीश ने कहा अब वो अपनी पुरानी जगह वापस आ गए हैं। उम्मीद है बिहार की सियासत में अब ऑल इज वेल रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ही ज्वाइनिंग महाअभियान चला रही है। अब कांग्रेस ने कम से कम अभियान न सही पत्र लिखकर ऑफर पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। कांग्रेस नेता ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। कांग्रेस का ये पत्र पिछले दिनों सुमित्रा ताई के लिखे पत्र का जवाब माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में जारी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच ऑफर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पहले कमलनाथ को पत्र लिखा था, बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया था। अब कांग्रेस ने सुमित्रा महाजन को पत्र लिखा है। कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया है। कांग्रेस के इस ऑफर को सुमित्रा महाजन के कमलनाथ को दिए गए ऑफर का जवाब कहा जा रहा है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। इस ऑफर पॉलिटिक्स पर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर अपने नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस की डूबती नाव से उतरकर विजयी रथ की सवारी करने का ऑफर दे रही है। तो हमने फिर सुमित्रा महाजन जी को एक पत्र लिखा है और हमने सुमित्रा महाजन जी को पत्र के माध्यम से कहा कि आज हम देश में देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सुमित्रा महाजन जी ऐसे पद पे रहे कि वो लोकतंत्र और संविधान को बहुत निकट से जानते हैं। उसी मांग को लेकर हमने सुमित्रा महाजन जी से मांग करी है कि आप स्वयं, कमलनाथ जी को आप बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, कांग्रेस जन कह रहे हैं कि आप स्वयं आए, जय श्री राम के नारे के साथ, जय संविधान बचाओ नारा लेकर आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें। कांग्रेस आपको इंदौर से लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। कांग्रेस के कुछ छुटभैये नेताओं ने आज एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा सुमित्रा महाजन जी कांग्रेस की प्रत्याशी बन जाए, इंदौर की लोकसभा का हम प्रत्याशी बनाने को तैयार है। अब पहले ये तय तो कर ले कांग्रेस में टिकट कौन बांटेगा? सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कौन बांटेगा? अब क्या कांग्रेस अध्यक्ष भी छोड़ के अब इस तरह के छुटभैये कार्यकर्ता चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रत्याशी बनाने की बात कर रहे हैं? क्या इनको अधिकार है किसी को प्रत्याशी बनाने का? ऑफर पॉलिटिक्स को लेकर सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच चल रही जुबानी जंग की ये तो शुरुआत भर है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जोर पकड़ती जाएगी, दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग और एक दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने की कवायद तेज हो जाएगी, जिसका अभियान बीजेपी पहले से ही चला रही है और आए दिन इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। एक तरफ एमपी कांग्रेस ऑफर पॉलिटिक्स के जरिए कुनबा बढ़ाने की कवायद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ज्वाइनिंग महाअभियान रोज कांग्रेस के किले में सेंध लगा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। एक तरफ भोपाल में कुछ कांग्रेसी भाजपाई बने, इस बार विदिशा, टीकमगढ़ और बुंदेलखंड के कांग्रेसी भगवामय हुए। बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान के हर पड़ाव पर कोई न कोई कांग्रेस नेता भगवाधारी बन रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर विदिशा, टीकमगढ़ के कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इन्हें पार्टी में शामिल करवाया। बीजेपी ने जिन कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल किया, उनमें विदिशा कांग्रेस जिला अध्यक्ष, टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार और बुंदेलखंड कांग्रेस के बड़े नेता कैलाश द्विवेदी शामिल हैं। एक के बाद एक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को कांग्रेस अवसरवादी बता रही है। साथ ही बीजेपी पर दबाव बनाकर पार्टी में शामिल करने का आरोप भी लगा रही है। ये अविश्वास वाली बात नहीं है, ये दबाव वाली बात है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है जो कमजोर कड़ी हैं। और कमजोर कड़ी वो होते हैं जो कहीं आर्थिक अनियमितताओं में या किसी व्यावसायिक गतिविधियों में जहां उनकी कमजोरी होती है, उसको दबाने का प्रयास वो लोग करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। वही स्थिति चल रही है, वरना ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बीजेपी का ज्वाइनिंग महाअभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद
कांग्रेस लोकसभा चुनाव में करामात की आस लगाए बैठी है, लेकिन जमीन पर पार्टी की कुछ खास कवायद नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कतर में फंसे 8 पूर्व नौसैनिकों को मोदी सरकार सकुशल वापस लेकर आई है। जवानों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पीएम मोदी की रणनीति और विदेशी कूटनीति से सभी 8 सुरक्षित वतन लौट आए हैं। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। भारत को बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। एक बार फिर न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया मोदी सरकार की नीतियों का लोहा मान रही है। वजह है कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया है। इन लोगों को कथित जासूसी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। पीएम मोदी ने यूएई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात का ही असर है कि सभी 8 लोगों को रिहा कर दिया गया है। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई नहीं हो पाती। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद दिया। खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। पिछले साल 1 दिसंबर को पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग ने ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय कर दिया है। इनकी रिहाई के लिए आधिकारिक और बैक चैनल दोनों ही तरह की बातचीत का इस्तेमाल किया गया। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद ही हैरान था। इस फैसले के बाद भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। जिन 8 लोगों को सजा सुनाई गई थी वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नाविक रागेश गोपा कुमार शामिल थे। इन सभी ने भारतीय नौसेना में 20 वर्षों तक शानदार सेवा की। 8 भारतीय निजी कंपनी गहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतर अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। इन सभी पर जासूसी के आरोप लगाए गए और फिर इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन फिर भारत को एक कूटनीतिक कामयाबी मिली है और कतर ने 8 अधिकारियों की मौत की सजा को खत्म कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच दुबई में COP28 सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात हुई थी। 1 दिसंबर को हुई भेंट के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने कतर में रह रहे भारतीय समुदाय के बारे में अमीर से बात की थी।
माना जाता है कि इसी दौरान नौसैनिकों का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके बाद इन कर्मचारियों को रिहा कर दिया गया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ और साथ में कतर के अमीर का। प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला और अमीर ऑफ कतर जिन्होंने ये सज़ा को वापस लिया, उनका भी आभार कि भारतीय वापस आए हैं। उनके परिवारजन लगातार बने हुए थे, हमारे से संपर्क में थे, तो परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कतर से भारतीयों की रिहाई पर खुशी जताई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार दाहरा ग्लोब कंपनी में काम कर रहे भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिग बॉस से सुर्खियों में आए यूट्यूबर एल्विश यादव एक के बाद एक विवादों में फंसते जा रहे हैं। पहले नोएडा में सांपों की तस्करी से जुड़े केस से उनका नाम जुड़ा और अब जयपुर के एक रेस्टोरेंट में एक शख्स को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले में शिकायत नहीं होने की बात कह रही है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद एल्विश ने अब खुद सफाई दी और ये भी साफ किया है कि उन्हें थप्पड़ मारने का कोई अफसोस नहीं है। पहले जहरीला कांड, अब थप्पड़ कांड। एल्विश यादव का कांड पर कांड। नोएडा में हुए स्नेक वेनम कांड से एल्विश अभी उबरा भी नहीं कि राजस्थान के जयपुर में एल्विश ने एक और कांड कर दिया। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव एक शख्स को थप्पड़ मारते नजर आ रहा है। बिग बॉस कंटेस्टेंट और यूट्यूबर एल्विश यादव इन दिनों जयपुर में है, जहां उसके थप्पड़ कांड का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 22 गोदाम सर्किल पर एक मॉल के रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। हालांकि जयपुर पुलिस का कहना है कि ये मामला उनके पास नहीं आया है। वहीं थप्पड़ कांड के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एल्विश यादव ने एक ऑडियो के जरिए सफाई देते हुए कहा कि मुझे ना लड़ाई करने का शौक है, ना ही हाथ उठाने का। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। अगर कोई मुझे गाली देगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जानकारी के मुताबिक एल्विश रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी किसी युवक ने एल्विश को अपशब्द कह डाले। थप्पड़ के बाद मामला बिगड़ता देख वहां मौजूद लोग और पुलिस ने स्थिति को संभाला। दरअसल कुछ दिनों पहले एल्विश यादव नोएडा में एक पार्टी के दौरान स्नेक वेनम केस के आरोप में फंसे थे, जो मामला अभी भी चल रहा है। अब जयपुर का थप्पड़ कांड भी सामने आया है, जिसके बाद एल्विश एक बार फिर सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें लगातार जारी है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए अब बने रहिए।